हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एरो स्टेशन। सो एरो स्टेशन पर एरो वर्ल्ड सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है और ये सीरीज का चौथा एपिसोड है। अगर आप लोगों ने पहले 3 एपिसोड नहीं देखे तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, उसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और एविएशन की बेसिक्स से हम बात कर रहे हैं अभी जो सीजन 1 में। उसके बाद हम थोड़ा सा और डिटेल में बातें करेंगे, टेक्निकल डिटेल्स में भी, और जो कमर्शियल लेवल की नॉलेज बाकी लोगों को भी मिलेगी उसके बारे में भी, जिससे वो एविएशन के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहें या फिर अपनी समझ बढ़ाना चाहे उसके बारे में उनको नॉलेज मिलती रहेगी। सो ये एपिसोड 4 है। इसमें हम बात करेंगे एयरक्राफ्ट्स के बारे में, जो जनरली यूज्ड एयरक्राफ्ट हैं इन इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड, जो मतलब सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो हमने 5-6 एयरक्राफ्ट को सिलेक्ट किया है, 6-7 एयरक्राफ्ट को, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो पहले 3 एपिसोड हैं उसमें जो पहला एपिसोड था उसमें हमने एविएशन की एबीसीडी की बात कर ली थी। सेकंड में हमने बात की थी एयरलाइंस के बारे में, मेनली इंडियन एयरलाइंस के, इंडिया की जो एयरलाइंस है उनके बारे में बात करी थी। बट कुछ हमने सिलेक्टिव केसेस लिए थे जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, जो ऑपरेट करती हैं बड़ी एयरलाइंस, उनके बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने बात किया थर्ड एपिसोड में एयरपोर्ट के बारे में, जिसमें हमने बताया कि कैसे कंट्रोवर्सी हो जाती है एयरपोर्ट का नेमिंग को लेके। एक एयरपोर्ट में, एक सिटी में कितने एयरपोर्ट हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, ग्रेफील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, इसके बारे में सब डिफरेंस बताया। तो जो अपने नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं या एविएशन फील्ड में एविएटर्स बनना चाहते हैं उनके लिए जरूरी है वो इस सीरीज को देखें। इसमें उनके बेसिक्स के साथ आगे टेक्निकल नॉलेज और जनरल नॉलेज उनकी बढ़ती रहेगी। शुरुआत करते हैं यहाँ से। हम डाटा शेयर करते हैं आपके पास, जो मैं एक पुरानी न्यूज कटिंग दिखा रहा हूँ। ये देखो 2 साल पुरानी है, 8 मार्च का डाटा है 2021 का, जिसमें मैंने बताया है, इन्होंने बताया है कि इंडिया के पास लगभग 700 कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं। देखो एयरक्राफ्ट की बात की है, फ्लाइट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है, फ्लाइट जिसे हम कहते हैं। तो फ्लाइट क्या होता है कि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये एक डब्बा है जो है ना, ये जो एक डब्बा है, ये अगर एक जगह से उड़ता है दूसरी जगह जाता है तो उसको फ्लाइट कहते हैं। लेकिन जहाज तो ये एक है, तो एक ही जहाज दिन भर में 4-5 जगह जा सकता है, तो कई सारी फ्लाइट हो सकती हैं। तो ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी बात कर रहे हैं कि हमारे पास इंडिया में लगभग 700 के आसपास कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स हैं। फ्लाइट्स हमारे पास ज्यादा हो सकती है, मैंने उसको बता दी। सपोज करो पहले सुबह उड़ती है आराम से ये फ्लाइट और दिल्ली से निकलती है, गुवाहाटी जाती है, गुवाहाटी के बाद फिर आगे जाती है कहीं नॉर्थ ईस्ट के किसी और स्टेशन पे, दीमापुर मान लेते हैं। दीमापुर गई और फिर वापस वहां से कोलकाता आई, कोलकाता के बाद फिर वापस वो दिल्ली आ गई। तो देखा वो 4 सेक्टर कंप्लीट कर लिए उसने, है ना। तो एक तरह से फ्लाइट तो 4 हो गई, एयरक्राफ्ट एक ही था। तो कई फ्लाइट्स हो सकती हैं, एक फ्लाइट पे लगभग एक मतलब एयरक्राफ्ट कई फ्लाइट के रूप में जा सकता है। तो हमारे पास 700 के आसपास एयरक्राफ्ट हैं। आपको लग रहा होगा थोड़ा पुराना डाटा है, तो मैं एक न्यूज कटिंग शेयर करता हूं जो लगभग अभी 2 महीने पुरानी है। ये देखिए आउटलुक की एक न्यूज है और इसमें भी यहाँ पे आपको पता चलेगा करंटली देयर आर अराउंड 700 कमर्शियल एयरक्राफ्ट इन द कंट्री। यहाँ पे भी यही बात की गई है कि लगभग इंडिया में भी 700 के आसपास है। ये 16 फरवरी 2023 का डाटा है, रिपोर्ट है, और उसमें ये डाटा हमें मिल रहा है कि करंटली देयर आर अराउंड 700 एयरक्राफ्ट इन द कंट्री। उसमें अब आप समझ पा रहे होंगे कि अभी क्या 2 साल से स्टैग्नेट कर गया। देखिए माफ कीजिए, अब ये आप समझिए कि हम जो है कोविड के फेज से निकले हैं और पूरा वर्ल्ड ही निकल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एविएशन में भी बूम आएगा और इसलिए यहाँ आपको टॉप लाइन अगर देख पाएंगे इस न्यूज की तो उसमें आपको पता चलेगा कि इंडियन एयरलाइंस की बात नहीं, मतलब जितने भी इंडिया में एयरलाइंस हैं उनकी बात कर रहा है कि जैसे इंडिगो हुआ, एयर इंडिया हुआ, है ना। तो इंडिया में जो एयरलाइंस हैं उन्होंने 1100 के आसपास प्लेन के ऑर्डर करने हैं। उसमें से मैं बता दूं 470 नंबर, एक ऐसा बड़ा नंबर है कि बहुत जादुई नंबर है फिलहाल, जो एयर इंडिया ने प्लेन के लिए ऑर्डर प्लेस किया है। एयरबस और बोइंग, एयरबस एक फ्रांस की मतलब यूरोप की कंपनी है जो जहाज बनाती है, और बोइंग यूएस से, जिसे आप अमेरिका कहते हैं आम भाषा में, तो अमेरिका की कंपनी है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे आफ्टर मोर देन 17 ईयर्स एयर इंडिया नाउ ओन टाटा ग्रुप, जो अभी टाटा ग्रुप के पास चली गई है। एयर इंडिया को गवर्नमेंट ने बेच दिया टाटा ग्रुप को। तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है लगभग 470 प्लेन का, एयरबस और दोनों, मतलब उसमें एयरबस भी हैं कुछ प्लेन्स और कुछ प्लेन बोइंग भी हैं। तो जनरली इन 2 कंपनियों की ही तूती बोलती है, इनके ही फ्लाइट, इनके जो एयरक्राफ्ट हैं सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं मार्केट में सिविल एविएशन में। तो इतना बड़ा नंबर मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, इससे पहले जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, उसमें भी अभी तक किसी भी एयरलाइंस ने 450 के आंकड़े से ऊपर
किसी भी तरह से ऑर्डर नहीं दिया एक ही बार में। तो एयर इंडिया ने इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है जिससे मार्केट में, क्योंकि अभी 700 के आसपास तो केवल प्लेन ही है, और ये उससे आधे से ज्यादा है ना, 350 से ज्यादा, ये 470 प्लेन का ऑर्डर केवल एक ही एयरलाइंस कर रही है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आगे कितने लंबे प्रोजेक्ट्स एयर इंडिया ने बनाए हैं। इसलिए टाटा ग्रुप इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इंडिगो इस समय जो मार्केट लीडर है, इसके पास इंडिया में सबसे ज्यादा प्लेन है, वो भी कंट्री का लार्जेस्ट एयरलाइंस है, और उसने भी अपना प्लान बनाया कि 500 के ऑर्डर्स देगा। ऐसी आकाशा एयर ने भी 72 जो एयरक्राफ्ट है, बोइंग एयरक्राफ्ट, उसका ऑर्डर प्लेस करेगा। तो एयर इंडिया और इंडिगो, इन दोनों ने बहुत बड़ा एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। इन दोनों मतलब सबसे बड़ी पार्टी यही है, बाकी सब आकाश एयर, गो फर्स्ट, विस्तारा, सबको मिलाकर देखा जाए तो टोटल 1000 से भी ज्यादा प्लेन इंडिया में ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं इस समय। कुछ ने कर दिए हैं, कुछ के पेंडिंग है, वो भी करने वाले हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि आप समझ पा रहे होंगे, जब 700 प्लेन केवल अब हैं और 1100 प्लेन कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं पुराने 300 प्लेन हट भी जाते हैं, तो भी एक ऐसा नंबर है कि इंडिया में लगभग अब से 7-8 साल बाद कि 1100-1200 के आसपास नए प्लेन इंडिया में वर्क कर रहे होंगे, ऑपरेट कर रहे होंगे। तो उस समय कितनी फ्लाइट्स होंगी? अगर आज की कंपैरिजन में देखें तो आज 700 के आसपास ही प्लेन है, उसमें हम इतनी सारी फ्लाइट्स देख पा रहे हैं। तो जब वो प्लेन का नंबर पहुंच जाएगा 1200-1500 के बीच में, तब हम कितनी फ्लाइट्स इंडिया में देखेंगे, तो इंडिया में कितनी तेजी से ये ग्रो करेगी मार्केट, एविएशन मार्केट। एक बार और डाटा देख लेते हैं इस समय कि किसके पास कितने प्लेन हैं एयरक्राफ्ट में। और मेन जहाज जो कौन से इंडिया में ऑपरेट करते हैं, देखिए एयरबस 320 सीरीज सबसे ज्यादा यूज की जाती है, इसलिए आप देख पा रहे होंगे इंडिया के पास 265, तो उसके पास 300 के आसपास है, उसमें से खाली 265 यही एयरक्राफ्ट हैं। इसी तरह गो फर्स्ट के पास भी 59 एयरक्राफ्ट हैं, एयर इंडिया और एयर एशिया के पास भी ऐसे 28 एयरक्राफ्ट हैं, विस्तारा के पास 47। आप देख पा रहे होंगे बड़ा नंबर है। सबसे ज्यादा एयरबस का जो एयरबस 320 फैमिली है, एक फ्रेंच कंपनी है यूरोप की कंट्री की, और इसमें काफी सारे जॉइंट वेंचर्स भी होते रहते हैं कुछ कुछ प्लेन्स को डिजाइन करने के लिए, बट बेसिकली फ्रांस मेन है। तो वो जो ये बना रही है प्लेन, उसको हम सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जा रहा है। उसके बाद ये जेट प्लेन है जिसमें जेट इंजन होते हैं, ऐसी बोइंग में भी जेट इंजन है। उसके बाद इसका नंबर आता है जो स्पाइस जेट, इसके जो सबसे ज्यादा ऑपरेट कर रहा है, और आकाशा एयर भी इसी के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, नए ऑर्डर भी इसी को ही दे रहा है। इस तरह प्रोपेलर वाले जो पंखड़ी वाले प्लेन होते हैं ना, वो ATR हैं और बम्बार्डियर हैं, वो नंबर 2 पर आते हैं। हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं, और बात करेंगे जो अगर एम्ब्रायर कौन से होते हैं, सेस्ना कौन से होते हैं, बोइंग 787, 777। ये जनरली न्यू प्लेन्स हैं, बोइंग 777 और 787। ये इकोनॉमिक फ्रेंडली ज्यादा है, और ये एक बड़ा प्लेन है। तो ये एयर इंडिया के पास ही है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर जो बड़े प्लेन को विदेशों में चलाने के लिए उड़ाते हैं, और ऐसे ये फ्यूल इफिशिएंट बहुत ज्यादा है, फ्यूल बहुत बचाता है, तो इसको भी लॉन्ग सेक्टर पे, लंबे सेक्टर पे चलाया जाता है। तो जनरली इनको इंटरनेशनल यूज करने के लिए ही करते हैं, और एयर इंडिया के पास में ये प्लेन। अभी हम बात करते हैं स्टार्टिंग, जो हम मेन जो इंडिया में प्लेन हैं, और जो मैंने अभी बताया वर्ल्ड वाइड 2 कंपनीज हैं, एयरबस और बोइंग अमेरिकन कंपनी, एयरबस यूरोप की कंट्री की है। तो इसमें सबसे ज्यादा एयरबस यूज किया जाता है इंडिया में, और जो एयरबस 320 फैमिली है वो सबसे ज्यादा फेमस है। तो एयरबस की जो 320 फैमिली है, जिसे कहा जाता है कि एयरबस की जान है वो, और वो ऑपरेट करती है। देखिए ये आज नहीं बने प्लेन, इनको बनाने में 40-50 साल लग गए, और आज इस फॉर्मेट में आए हैं। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, एयरबस 318 है, ये एयरबस 319 है, एयरबस 320 है, और एयरबस 321 है। तो आप समझ पा रहे होंगे इनका डिजाइन आपको एक ही जैसा लग रहा है सबका, बस थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि इनमें ये बैठने के पैसेंजर्स की जगह इसको बढ़ा दी गई है। देखिए इस पार्ट को बोलते हैं फ्यूजलेज, जहां पर पैसेंजर और पैसेंजर ऊपर बैठते हैं जनरली, और उसके नीचे जो जगह है, स्पेस है, उसमें सामान लोड कर दिया जाता है। तो ये पार्ट में मेनली जो सिटिंग कैपेसिटी और जो मतलब पेलोड ले जाने की, जिसे कहते हैं ना, पेलोड लेके जा रहे हैं, जो ऑल अप वेट बोलते हैं इसकी भाषा में, ऑल अप वेट ले जाने के लिए इसका पार्ट का यूज किया जाता है। बाकी जो एरोडायनामिक्स है, ये विंग्स हुआ, इंजन्स हुआ, एयरक्राफ्ट की नोज हुई, ये व्हील्स हुए, और ये टेल हुई, ये पूरा एरोडायनामिक्स और एविएशन में जो एवियनिक्स यूज किए हैं
इस एयरक्राफ्ट में, इनको बनाने में बहुत सारा टाइम लगा है। तो ये एक तरह से जैसे कारों के या अपने बाइक्स के मॉडल्स आते हैं ना, कि एक ये मॉडल है, उसके बाद ये वर्जन है, पहले बेस वर्जन है, फिर एक अप लेवल का वर्जन है, मीडियम लेवल का वर्जन है, फिर सेकंड हाई लेवल का मीडियम है, और वैसे टॉप मॉडल है। तो इस तरह से कई सारे जो मॉडल्स आते हैं उस तरह से आप इसे मान सकते हैं। बेसिकली फर्क यही है कि एरोडायनेमिक्स और जो काम किया गया इतने 30-40 साल में इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करने में, उसकी पूरा यूज किया जा सके, तो उसको छेड़छाड़ किए बिना जितने से ज्यादा पैसेंजर को बैठने के लिए जगह बनाए, जिससे एयरक्राफ्ट को एयरलाइंस जो ऑपरेट करेगी इस एयरक्राफ्ट को, उसका कॉस्ट कटिंग और कॉस्ट में अच्छी उसको बचत हो, और उससे ज्यादा पैसेंजर ले जाने के साथ वो रेवेन्यू उसका बढ़े। तो इसके लिए ऐसे एयरक्राफ्ट को डिजाइन कर दिया जाता है। जैसे एयरबस में 320 मेन है, ये सबसे ज्यादा ये चलता है, और 321 भी अब बहुत ज्यादा चलने लगा है। अगर सीटिंग कैपेसिटी देखें तो इसमें लगभग 195 to 200 पैक्स आ जाते हैं एयरबस 320 में, और 321 में लगभग 240 से 250 के आसपास आ जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे लगभग 40-45 पैसेंजर का फर्क आ जाता है। तो रेवेन्यू पे काफी ज्यादा, क्योंकि टिकट रेवेन्यू बेस्ड होता है, पर पैसेंजर जितना ज्यादा आए उतना फायदा हो जाता है। क्योंकि फ्लाइट तो अगर ये भी दिल्ली से मुंबई के लिए जा रही है और ये भी दिल्ली से मुंबई से जा रही है, तो ऑब्वियस है कि ये थोड़ा बहुत फ्यूल ज्यादा खर्च कर रही होगी, लेकिन इसमें पैसेंजर्स ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस है रेवेन्यू उससे ज्यादा कमा रही होगी। और क्योंकि मेनली जो एवियोनिक्स है, एरोडायनामिक्स है, उसको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया इस पार्ट में, केवल जो सामान को ले जाने की और पैसेंजर को ले जाने की स्पेस है उसको बस बढ़ा दिया गया है, उसको लंबाई को बढ़ा दिया गया। सेम आप अभी ऐसी समझ पाएंगे बिल्कुल बोइंग 737 फैमिली के साथ भी ऐसी है। बोइंग जो एक अमेरिकन कंपनी है, बहुत शानदार प्लेन बना रही है, काफी सालों से मेहनत कर रही है, और ये आप देख पाएंगे। पहले एक छोटा प्लेन है इनका, बोइंग 737-100 सीरीज। इन्होंने इस सीरीज पे भी बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे डेवलपमेंट किए हैं, कई सारे मॉडल्स निकाले हैं। जैसे 737-200 सीरीज दिख रहे होंगे, 737-300 सीरीज है, ये 737-400, ये 500। उसके बाद उन्होंने नाम दे दिया न्यू जनरेशन, ये 600 सीरीज है, बोइंग 737-600 न्यू जनरेशन, 737-700 न्यू जनरेशन। ये 700 सीरीज और 800 सीरीज ये इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यही दो प्लेन चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसमें तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, बट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 737 से 737-800 सीरीज में काफी डिफरेंस है। वो मेन डिफरेंस वही है, क्योंकि एरोडायनामिक्स पे काम कर लिया गया है, वो फाइनल हो गया है बेस मॉडल, बस उसमें जो चेंजेस करती है, कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ साथ सिटिंग कैपेसिटी के चेंजेस कर दिए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर ले जा सके। और जैसे वहां पर एयरबस 321 था उस वाले फील्ड में एयरबस के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा पैसेंजर आ सके सेम एरोडायनामिक्स में, ऐसी बोइंग के लिए यहाँ पर बोइंग 737-900 सीरीज में है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर आ जाते हैं सेम एरोडायनामिक्स में। तो आप समझ पा रहे होंगे ये एयरबस और बोइंग ने जो इतनी मेहनत करी है, आज वो उसका फ्रूट उनको मिल रहा है, क्योंकि वो लगभग पूरे वर्ल्ड में ये दो प्लेन ऐसे हैं, ये दो सीरीज ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा चलती हैं। इसमें अगर देखा जाए तो दोनों में, दो एयरक्राफ्ट में 2 जेट इंजन हैं। ये आप ये देख पा रहे होंगे, एक जेट इंजन ये है, एक इधर है, एक लेफ्ट इंजन बोलते हैं, इसे राइट बोलते हैं, और इनके नेमिंग भी होते हैं, लेफ्ट इंजन, राइट इंजन 1 और इंजन 2। इसी तरह आप यहाँ देख पाएंगे अगर एयरबस 321 में, तो यहाँ पर भी 2 ही इंजन है। तो ये 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट हैं, ये नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट कहे जाते हैं। नैरो बॉडी का मतलब मैंने बताया था अभी, जिसमें पैसेंजर्स के जाने के लिए और पैसेंजर और क्रू के जाने के लिए केवल एक बीच में एक रो होती है, अदरवाइज इधर भी 3 कैपेसिटी के साथ और इधर भी 3 सीटिंग कैपेसिटी के साथ, ऐसे डिवीजन इसमें होता है। अगर पहली रो होगी तो 1 में 1ABC और DEF, सेकेंड रो में 2A 2B 2C और 2D 2E 2F, इस तरह सीटिंग होती है, और बीच में गैप होता है, 3 इधर होते हैं, 3 उधर होते हैं, बीच में गैप होता है। सेम बोइंग में भी होता है, इसलिए इनको नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट बोलते हैं, क्योंकि नैरो मतलब इनका साइज थोड़ा कम है। अभी मैं आपको बताऊंगा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट कौन से होते हैं, जिसमें लेफ्ट और राइट में बैठने के अलावा, मतलब बीच में एक कॉरिडोर नहीं, बीच में 2 कॉरिडोर होते हैं आने जाने के लिए। तो वहां पर लेफ्ट और राइट में 2-2 सीटें होती हैं, और बीच में 4 या 3, जैसे भी कॉन्फ़िगर किया हो उस एयरक्राफ्ट को, वैसी सीटिंग कैपेसिटी वहां मिल सकती है। तो उनको वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट बोलते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा वो। तो आप ही समझ पा रहे होंगे जेट इंजन में सबसे ज्यादा फाइट इन्हीं दोनों में है, एयरबस और बोइंग में, और उनके भी एयरबस 320 वाले मॉडल में, सीरीज में, और 737 सीरीज में बोइंग की। इस तरह
ये तो हुआ जेट इंजन की बात। अब जो प्रोपेलर वाले इंजन होते हैं, जिसे है ना फैन लगा होता है, जिसमें पंखे वाले होते हैं, उनकी बात करें, वो क्यों यूज करते हैं और उन वो उस फील्ड में कौन सी दो ऐसी कंपनियां जिनका दबदबा है। तो यहाँ हमने बोइंग और एयरलाइंस एयरबस की बात करी। इसके बाद अगर देखते हैं, पहले इनका डिफरेंस देख लेते हैं। देखो बोइंग 737, बोइंग थोड़ा सा राउंडेड एयरक्राफ्ट होता है, और जो एयरबस होता है वो अगर देखने से थोड़ा उसका जो फ्यूजलेज वाला पार्ट है वो गोलाकार कम होता है, लेकिन ये बॉडी इसकी थोड़ा गोलाकार महसूस फील देती है। लेकिन इसकी जो नोज है, वो नोज इसको है ना, ये नोज बिल्कुल पॉइंटेड होती है, मतलब बिल्कुल पॉइंटेड नहीं, मतलब पॉइंटेड होती है कंपैरिजन में एयरबस में। अगर एयरबस की नोज देखते हैं तो एयरबस की नोज पे थोड़ा कर्व्ड ज्यादा है, थोड़ा सा गोलाकार होती है, लेकिन इसकी बॉडी थोड़ा सा कम कर्व्ड होगी, इसकी बॉडी थोड़ा सा ज्यादा कर्व होगी। आप देख पा रहे होंगे ये एंगल यहाँ से बाहर जा रहा है, ये यहाँ से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा गोलाकार मोटी आकार की होती है, बट नोज इसकी पतली होती है। एक और यहाँ से भी ये इसको बोलते हैं लैंडिंग गियर्स। लैंडिंग गियर्स से भी समझ पाएंगे आप, इसके लैंडिंग गियर्स थोड़ा सा इस तरह से ओपन होते हैं तब निकलते हैं, और यहाँ पर इस तरह से इसका हाइड्रोलिक्स है। इसके साथ साथ आप विंड स्क्रीन देखकर भी पहचान कर सकते हैं एयरक्राफ्ट की। तो ये विंड स्क्रीन देखेंगे अगर एयरबस में थोड़ा बाहर तक की, मतलब थोड़ा ज्यादा साइड में विंड स्क्रीन होती है, और बोइंग में थोड़ा केवल आगे आगे तक की होती है। तो आप समझ पाएंगे। अब इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन बताइए कि इन दोनों में से लेफ्ट वाला बोइंग है कि राइट वाला बोइंग है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में ये फोटो देख के। इसके बात करें, जो मैं बात कर रहा था अभी प्रोपेलर वाले, ये पंखड़ी वाले जहाज की, देखिए आप ये देख पा रहे होंगे फैन लगे होते हैं, टर्बो फैन बोलते हैं, प्रोपेलर टर्बो प्रोपेलर भी बोलते हैं, है ना। तो ऐसे एयरक्राफ्ट जेट इंजन वाले नहीं होते। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये थोड़ा कम थ्रस्ट, कम पावर जनरेट कर पा रहे होंगे। बट इसको यूज क्यों करते हैं? देखिए वो प्लेन जनरली यूज करते हैं जैसे एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस, जिनके बीच में लगभग 300-400 नॉटिकल माइल्स की डिस्टेंस हो, तो वो तब फ्यूल एफिशिएंसी उनकी काम करती है और अच्छा रिजल्ट वो देते हैं। लेकिन अगर आपके डेस्टिनेशन 100 नॉटिकल माइल, 150 नॉटिकल माइल तक ही हो, तब ये प्लेन ज्यादातर यूज किए जाते हैं जो प्रोपेलर वाले होते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी हवा में ऊपर भी जाना नहीं होता आकाश में इनको बहुत ज्यादा, और बहुत जल्दी इनको नीचे भी आने का मौका मिल जाता है। क्योंकि वो वाले प्लेन जो उड़ते हैं जनरली, जो अभी एयरबस और बोइंग की हमने बात की थी, ये लगभग 32,000 से लेके 38,000 फीट के बीच में उड़ते हैं। इतना ज्यादा हाइट पर ये प्लेन फ्लाई करते हैं। और ये अगर प्लेन देखें तो ये लगभग 15,000 फीट से 24,000 फीट, 25,000 फीट के बीच में फ्लाइंग करते हैं। एक ये हुआ, और इसके बाद एक डैश 8 हुआ। तो ये दोनों आपको सेम नजर आ रहा होगा। अगर आप यहाँ मैं दिखा दूं तो ये ATR में दो एयरक्राफ्ट हैं जनरली, ATR 42, ये भी वही चीज है, थोड़ा छोटा है पैसेंजर सीटिंग कैपेसिटी के लिए। बाकी सारी चीज आपको सेम लगेगी। आपको नोज और उसका जो ये विंग्स हैं, और विंग के अलावा ये जो प्रोपेलर है वो सब बिल्कुल सेम लगेगा। बस ये फ्यूजलेज जिसमें पैसेंजर को और बाकी सामान को ले जाने की व्यवस्था की जा सके, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है ATR 72 में। इसमें लगभग 80 के आसपास वो आ जाते हैं पैसेंजर, और इसमें 60-65 के आसपास आते हैं। तो इतना ही फर्क है, अदरवाइज ATR 42 72 सेम है। ATR 42 72, अब ATR कहाँ की कंपनी है मैंने बताया, एयरबस और बोइंग के बारे में बताया। ऐसी ATR भी ये देखिए, ये भी एक यूरोपियन कंट्री है, जो फ्रांस जो एयरबस बनाती है। तो ये फ्रांस में ये यूरोपियन कंट्री फ्रांस और इटली, दो कंपनियों का, दो देशों का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, वो इसको बनाते हैं। और वहाँ मेनली एयरबस, ये उसमें से एक एयरबस है, फ्रांस की एयरबस है इसमें, और इटली की एक एयर इटालिया कंपनी है जो एयर स्पेस इंडस्ट्री में काम करती है। ये दोनों कंपनी मिलकर बनाते हैं। एयर इटालिया का रिसेंटली नाम लिनार्डो कर दिया गया है, कि लिनार्डो के नाम पर उसका नाम चेंज कर दिया गया है। वो इटली की कंपनी है। तो ये दोनों कंपनी मिलकर, एयरबस और लिनार्डो मिलकर आजकल ATR बनाते हैं। ये भी अच्छे प्लेन है। आपको कुछ समय पहले एक इंसिडेंट हुआ था, अभी जनवरी में ही, जो नेपाल में एक इंसिडेंट हुआ होगा, याद होगा, कि उसका लैंड करने ही वाला था, लैंड करने से 10-15 सेकंड पहले ही वो प्लेन क्रैश हो गया था। तो वो यही वाला प्लेन था। उसके अगर देखें बात, तो प्लेन में कोई इशू नहीं था, प्लेन ही बहुत अच्छा है। मैंने खुद इस प्लेन में ट्रेवल किया है, और इसका मैं सेटिस्फाइड रहा हूँ इस प्लेन में जो ऑपरेशंस हैं इसको लेके, और बाकी इसकी फ्लाइंग को लेके। हाँ, थोड़ा इसका स्पीड, जो इसका हवा में उड़ने का रेट है, जिसको क्लाइम रेट बोलते हैं, वो थोड़ा कम है। बट ठीक है, ये डिजाइन भी उसके लिए किया गया है कि कम दूरी के एयरक्राफ्ट को जाना है। तो ये जनरली अगर एयरक्राफ्ट देखो तो 15,000 से 17,000 की फीट ये उड़ता है, और अच्छा एयरक्राफ्ट है ये भी।
अगर मैं आपको दिखा दूं तो अगर वो इंसिडेंट में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो नेपाल में अभी जनवरी के टाइम पे ही क्रैश हुआ था, तो उसकी जो अभी प्रिलिमिनरी अब तो खैर फाइनल रिपोर्ट भी आ गई है, तो उसमें पता चला कि पायलट जो थी, जो को पायलट थी, को पायलट राइट में बैठते हैं जनरली और जो मेन पायलट होता है वो लेफ्ट में बैठता है। तो को पायलट ने गलती से जो उसको लीवर प्रेस करना था फ्लैप्स के, वो फ्लैप्स के लीवर प्रेस ना करते हुए उसने क्या करा कि इंजन वाले लीवर प्रेस कर दी, इससे पावर जीरो हो गई और एयरक्राफ्ट हवा में उड़ नहीं पाया, और क्योंकि बहुत नीचे था, जमीन के पास था, ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला, तो उनका वो क्रैश हो गया लैंडिंग से जस्ट पहले। द प्रिलिमिनरी क्रैश रिपोर्ट रिवील्स दैट इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्लैप लीवर को यूज करने के बजाय इन द कॉकपिट टू कॉन्फ़िगर द एयरक्राफ्ट फॉर लैंडिंग, जो लैंडिंग के काम आता है फ्लैप्स लीवर, उसको यूज करने के बजाय वन ऑफ द पायलट्स ऑपरेट्स लीवर्स व्हिच फीडर द इंजन ब्रिंगिंग इंजन पावर्स टू जीरो। उसने जो वाले लीवर्स को यूज कर लिया जिससे इंजन की पावर जीरो हो जाती है। तो गलती यहाँ पर हुई, फ्लैप्स को यूज करना था जिससे एयरक्राफ्ट लैंडिंग होती है, और उसकी बजाय उसने जो इंजन की पावर है उसी को जीरो कर दिया। तो और समय इतना था नहीं क्योंकि जमीन के बहुत पास थे, लैंडिंग होने वाली थी, ज्यादा पायलट को समझ नहीं आया, उसको बस इतना ही समझ आया मेन पायलट को भी कि पावर जीरो हो गई, और वो एयरक्राफ्ट कह के लैंडिंग के टाइम पर वो क्रैश कर गया। इसमें सारे लोग मारे गए। बहुत दुखद इंसिडेंट था। हालांकि अभी इस पे बात चल रही है कि ऐसा कैसा हो गया, पायलट को इतनी ट्रेनिंग थी वो, और वो को पायलट से, मतलब जिसको हम फर्स्ट ऑफिसर बोलते हैं, को पायलट को फर्स्ट ऑफिसर से यहाँ पर राइट साइड से लेफ्ट में आने ही वाली थी, लास्ट फ्लाइट थी उसकी। तो फर्स्ट ऑफिसर जो राइट में बैठते हैं वो प्रमोट होके, लास्ट फ्लाइट थी, उसे प्रमोट होके वो कमांडर बनने वाली थी जो लेफ्ट में बैठते हैं। तो ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, ये फ्लैप्स का लीवर है, उसको ये प्रेस करना था बट गलती से उसने ये लीवर प्रेस कर दिया जो इंजन के लिए होता है, और इंजन की पावर जीरो हो गई। ठीक है, अब इस पे इंसिडेंट पे चर्चा हो रही है कि खाली पायलट की ही गलती थी या हो सकता है कुछ डिजाइन के भी इशू ऐसे हो, क्योंकि ये फ्लैप्स को यूज करने के बजाय किसने ऐसे उसके पास में इंजन पावर का फ्लैप्स ऐसे क्यों बनाया। तो उससे बहुत सारा डिस्कशन होगा, आगे भी काम चलेगा कि कैसे सेंसिटाइज किया जाए पायलट्स को, और अगर कुछ चेंजेस करने हो इसमें तो वो भी करेंगे, ताकि इस तरह के इंसिडेंट और ना हो, और जो पैसेंजर है और खासकर क्रू है उसकी लाइफ सेफ रहे। तो एटीआर में आपको बताया, उसमें जो इंसिडेंट था बहुत बढ़िया प्लेन था, पायलट की एक मिसअंडरस्टैंडिंग की एक गलती की वजह से वो क्रैश हुआ, अदरवाइज प्लेन बहुत अच्छा था। इसी तरह उसी तरह से ये डैश 8 है, ये इसकी कहानी भी देखो तो ये कनाडा का था पहले प्लेन, बाद में बोइंग के पास गया, अमेरिकन कंपनी के पास, फिर बम्बार्डियर के पास गया, और फिर बाद से DHC कंपनी है जो डी हैविलैंड कनाडा के नाम से जानते हैं, और उसी के पास वापस आ गया अब इस समय, और वही इसको बना रहे हैं। इंडिया में स्पाइस जेट इसको जनरली ऑपरेट करता है, और इस ATR को इंडिगो ऑपरेट करता है। तो ये प्लेन भी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही है। इसमें जो ATR में समझ में हमें आता है, ये थोड़ा ATR चीप है, थोड़ा सस्ता है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है उसके कंपैरिजन में, और इसका क्लाइम रेट अच्छा है, ये तेजी से क्लाइम करता है जहाज में, इसलिए 22 से 24 हजार के फीट में जनरली फ्लाई करता है। जहां ये वाला प्लेन अगर ATR देखें तो ये केवल 15-16 हजार की फीट पे ऊंचाई पे उड़ान भरता है, ये 22 हजार से 24 हजार के बीच में उड़ान भरता है। अच्छा प्लेन है ये भी। ये मैं कंपैरिजन दिखा दूं आपको, तो इंडिगो के पास ATR हैं, और जो इंडियन एक गवर्नमेंट थी एयर इंडिया, पहले जो गवर्नमेंट की कंपनी थी, उसकी अभी एक सहायक कंपनी और थी जिसको अलाइड नाम से जानते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में उसको बताया है कि अलाइड अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, तो वो भी ATR ऑपरेट करती है, बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट्स हैं। स्पाइस जेट जनरली डैश 8 यानी कि जिसे बम्बार्डियर भी कह देते हैं, या Q400 इसका टाइप है, जैसे ATR का 72 टाइप है, ये ATR 72 500 सीरीज, ये इसका डैश 8 का Q400 सीरीज है। तो जनरली ये स्पाइस जेट वाला जो है ये डैश 8 है, ये थोड़ा सा लंबा है इससे, और क्लाइम रेट भी उसका ज्यादा है, और वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है इसी वजह से। बट दोनों प्लेयर के जो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है, और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए ये प्लेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है वो भी इंडिगो वाला ये ATR ही इस्तेमाल करती है, जैसे इंडिगो ATR इस्तेमाल करता है। तो ये अभी मैंने तो आपको बताया, नैरो बॉडी में 2 एयरक्राफ्ट हैं जिनके बीच में कंपटीशन सबसे ज्यादा है, इंडिया में भी वर्ल्ड वाइड में भी। ऐसी
जो प्रोपेलर वाले जहाज हैं, ये जो है ना, इनको प्रोपेलर बोलते हैं, और इनके ब्लेड्स देख पा रहे होंगे, 6 ब्लेड्स हैं। इन दोनों कंपनी के बीच में सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, कंपटीशन है। जैसे एयरबस और बोइंग के बीच में कंपटीशन है, ऐसी प्रोपेलर वाले मार्केट में Q400-8 का Q400 और ATR का ATR 72 के बीच में सबसे ज्यादा कंपटीशन है। तो ये एक अच्छे आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। इसके बाद हम कुछ बड़े जहाज कुछ ऐसे जहाज देखते हैं जो बिजनेस जेट होते हैं, जो आपने नाम सुना होगा, चार्टर फ्लाइट के लिए यूज करते हैं या कुछ। अगर इंडिया में एक बात देखूं तो एक मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, स्टार एयर करके एक नई एयरलाइंस इंडिया में लॉन्च हुई है। तो स्टार एयर्स वाले भी एम्ब्रर को ही यूज करते हैं, वो शेड्यूल फ्लाइट उड़ाते हैं, लेकिन जनरली ये प्लेन यूज किए जाते हैं एज ए चार्टर फ्लाइट के लिए, नॉन शेड्यूल फ्लाइट के लिए, जो एज ए एयर टैक्सी यूज करते हैं। लोग इनको हायर करते हैं और अपने मेन पर्पज के लिए यूज करते हैं, रादर देन वो आम आदमी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बट अब कुछ कंपनियां इन फ्लाइट्स को ले रही है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी लगभग 50-60 के आसपास है, और वो उसको फ्लाई कर रही है। इंडिया में स्टार एयर ऐसा कर रहा है। तो एम्ब्रर भी अच्छा है। और मैं बता दूं, एम्ब्रर ब्राजीलियन कंपनी है एक, जिसकी कई सारी सीरीज हैं, 135, एम्ब्रर 140, 145, और उसके भी कई सारे वर्जन है। तो इसके अगर देखो तो यहाँ सिटिंग कैपेसिटी टोटल से 145 की एसटीडी की जो बेसलाइन मॉडल है उसमें 145 का, उसकी कैपेसिटी 50 है। तो ये 50-60 की रेंज वाले एयरक्राफ्ट हैं, जो 50-60 की इनके भी 50-60 से के आसपास पैसेंजर कैपेसिटी है। ये आफ्टर एम्ब्रर भी बहुत अच्छी कंपनी है, जो ब्राजीलियन कंपनी है, और एयरबस और बोइंग के बाद सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये, एयरक्राफ्ट प्रोड्यूसर है ये सिविल एयरक्राफ्ट्स के लिए। तो एम्ब्रर स्टार एयर इंडिया में ऑपरेट करता है। इसके बाद अगर देखें, अगर इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, तो देखो इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया की कंपनी है HAL, यहाँ पर लिखा भी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। तो उसने अभी तक कमर्शियल प्लेन के, उसके चलो पूरा बता देते हैं। HAL जो आप जानते होंगे, तेजस जो इतने सालों से बन रहा है, वो भी HAL बना रहा है, क्योंकि इस फील्ड में क्या होता है कि एरोस्पेस फील्ड में बहुत सारी रिसर्च लगती है और बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे मैंने एयरबस और बोइंग का आपको एग्जांपल दिया, वो आज नहीं आए, उन्होंने एक ही एयरक्राफ्ट पे लगभग 40-50 साल दिए, तब वो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और यहाँ HAL बहुत सारा अच्छा काम कर रही है। उसने हेलीकॉप्टर बनाए हैं ध्रुव नाम से, और वो बेचे भी हैं इंडिया से बाहर भी। थोड़े इश्यूज हैं उसके साथ अभी, लेकिन पे वो काम कर रहे हैं। इवन HAL का जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, वो रुद्रा नाम से इंडियन आर्मी में इंडक्ट भी किया गया है, जो कॉम्बैट के लिए यूज किया जाता है। अदरवाइज ध्रुव एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, बट उसका रुद्रा वर्जन जो है वो इंडियन आर्मी यूज कर रही है। HAL ही तेजस बना रहा है, जिसको हाल ही में इंडियन जो एयरफोर्स है ऑर्डर किया है कि उसको कई सारे एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में वो शामिल करेंगे, क्योंकि उनको बहुत पसंद आया। उस पर बहुत पुराने समय से काम चल रहा था, और जो अपने पुराने जो भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने वो तेजस नाम उसको दिया था। तो वो LCA एयरक्राफ्ट कहा जाता है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब वो लड़ाकू विमान है एक, और हल्का लड़ाकू विमान है। तो तेजस को आज इंडक्ट कर रही है इंडियन एयरफोर्स, और उसको ट्रायल्स चल रहे हैं कि वो नेवी में भी जल्दी इंडक्ट किया जाए। उसका ऑर्डर मिलने वाला है HAL को, तो वो प्रोड्यूस करेगी काफी सारा, और फिर इंडिया के बाहर भी उसको बेचेगी। इस तरह से HAL ने ही एक और ट्रेनिंग पर्पज के लिए एक एयरक्राफ्ट बनाया है, जिसे HTT-40 नाम दिया गया है, हिंदुस्तान टर्बो 40 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। तो HTT-40 वो भी एक अच्छा प्लेन है जो यूज कर रहे हैं। इसी तरह ये आपको पिक्चर में जो दिख रहा होगा, ये एक डोर्नियर एयरक्राफ्ट है। देखो डोर्नियर 228 काफी पुराना एयरक्राफ्ट है एक्चुअल में ये। तो डोर्नियर 228 जो ऐसा एयरक्राफ्ट है जो इंडियन नेवी प्लस इससे भी ज्यादा इंडियन कोस्ट गार्ड यूज करते हैं, जो पेट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। जो इंडिया की कोस्टल लाइन है, वहां पर कोस्ट गार्ड्स रहते हैं, ताकि कोई अपनी बाउंड्री के अंदर इन्फिल्ट्रेट ना करे और वहां पर एक्टिविटी सही रहे, और वहां पर कोई स्मगलिंग या कुछ ऐसा काम ना हो। तो उसको रोकने के लिए कोस्ट गार्ड रहते हैं, ताकि कस्टम्स का कुछ नुकसान ना हो और जो स्मगलिंग वगैरह ना हो। तो एक तरह से वो पेट्रोल पुलिस होती है, तो वो पेट्रोलिंग के लिए वहां पर इन प्लेन्स का यूज करती है। तो डोर्नियर 228 बहुत फेमस एयरक्राफ्ट है इंडियन कोस्ट गार्ड का, जो उसको पेट्रोलिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अभी HAL ने क्या किया है, इसको थोड़ा सा रिडिजाइन किया है और ऐसे इसे कमर्शियल एयरक्राफ्ट का यूज करने लायक बनाया, ताकि इसको थोड़े से अंदर मॉडिफिकेशन किए हैं। मतलब बाहर तो वो पूरा सेम है, एवियोनिक्स उसका डायनामिक्स पूरा सेम है, बस उसने अंदर से उसको मॉडिफाइड कर दिया, ताकि इस प्लेन को छोटे जहाज जो है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जा सकते हैं। मैंने बताया था ना, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए फिलहाल हम क्या यूज कर रहे हैं, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए फिलहाल हम ATR और -8 यूज कर रहे हैं। बट
इंडिया का प्लेन अगर हमें मिल जाए, इंडियन जो HAL का है, अगर हम उसी को यूज कर लें तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए HAL का जो डोनियर 228 है उसने उसको मॉडिफाई किया है ताकि इसी फ्लाइट को हम यूज कर सकें अपने रीजनल पर्पस के लिए। हालांकि इसकी सीटिंग कैपेसिटी अभी काफी कम है, 21-22 के आसपास इसकी सीटिंग कैपेसिटी है, तो उसका एक इशू बना रहता है। बट फिर भी जहाँ ऐसी जगह पर हैं जो रिमोट लोकेशन है वहां हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ सकता है, HAL के पास अच्छा ऑर्डर आ सकता है जिससे वो नई रिसर्च में इसको अपना योगदान दे सकता है ताकि इसका बड़ा वर्जन बना सके जिसमें सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, उड़े देश का आम नागरिक 2017 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम चालू की थी, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, RCS जिसे कहा गया। ये उसी की टैगलाइन है, उड़े देश का आम नागरिक, ताकि जो इंडिया के टियर 3 टियर 4 शहर हैं वो भी अब एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएं, छोटे छोटे शहर हैं वो भी जुड़ जाएं, वहां पर ऐसे छोटे प्लेन ही लैंड कर पाएंगे, वो कमर्शियल एक्टिविटी वही प्रोवाइड करा पाएंगे, इसलिए ऐसे प्लेनों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ये इंडिया की बात थी। अब थोड़ी बात करते हैं जो बड़े एयरक्राफ्ट मैंने आपसे बताया था, बोइंग के अभी और एयरबस के। हमने जो बोइंग का 737 सीरीज और एयरबस का 320 सीरीज देखी थी, वो नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। उसमें क्या होता है, बीच में केवल एक ही रो होती है पैसेंजर के और केबिन क्रू के जाने के लिए। लेकिन जो ये बड़े एयरक्राफ्ट है, ये जंबो कहा जाता है, बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं ये। इस समय के इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड वाइड, ये बहुत बड़े जहाज हैं। बोइंग का सबसे बड़ा जहाज ये 747 है, जिसे 747 एडवांस कहा गया है। और ये एयरबस 380-800 सीरीज, ये एयरबस कंपनी का सबसे बड़ा जहाज है। इनकी कैपेसिटी है लगभग 500 के आस 500 से 600 पैसेंजर एक बार में लेके जा सकते हैं ये। और अगर 500, उसमें कई सारे लेयर्स होती हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये ग्राउंड लेवल कहा जाता है, इसे फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है। तो कितने सारे सीटिंग कैपेसिटी है इसकी। और मतलब एक तरह से बिल्डिंग समझ लीजिए, एक बिल्डिंग में ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो इतने बड़े बड़े प्लेन है, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ तब आपको समझ पाएगा ये कितने बड़े बड़े प्लेन है। ये यहाँ पर बैठते हैं लोग, ये विंडोज दिख रही है ना, ये यहाँ पर, ये ग्राउंड फ्लोर कहते हैं, इसको टॉप फ्लोर कहते हैं, फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। तो वहां पर वो पैसेंजर बैठते हैं। तो इसमें लगभग 500 से 600 लोग एक बार में पूरे जा सकते हैं। और आप देख रहे हो कितना बल्कि साइज है इसका। 4 इंजन है इसके पास, 1 2 3 4, 2 इंजन लेफ्ट में, 2 इंजन राइट में। कितने सारे लैंडिंग गेयर्स हैं, इनको टायर्स को ना लैंडिंग गेयर्स बोलते हैं, लैंडिंग गेयर्स। कितना भारी भरकम है, इसको जंबो जेट बोलते हैं जहाज को। और ये इनको वाइड बॉडी जहाज भी कहा जाता है। वाइड मतलब बड़ा, चौड़ा, बहुत चौड़ी बॉडी होती है, तो इसलिए वाइड बॉडी कहते हैं। और ये आपको दिख रहा होगा एलिफेंट फ्लाइंग, है ना, इतना बड़ा जहाज एलिफेंट जैसे फ्लाई कर रहा हो। तो ये इस समय के सबसे बड़े जहाज हैं, बोइंग 737, ये बोइंग का, और एयरबस 380, ये बड़े जहाज हैं। अगर हम कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को फटाफट से, अगर हम बात करें छोटे एयरक्राफ्ट की या फिर कुछ ऐसे जो चार्टर प्लेन की तरह यूज किए जाते हैं और ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये सबसे छोटा एयरक्राफ्ट दिख रहा होगा, इसमें एक इंजन है जो नोज पे इसका प्रोपेलर लगा है, यहाँ इस प्रोपेलर वाला है, इसके 2 प्रोपेलर हैं और ये भी 2 प्रोपेलर वाला है। तो ये जो प्लेन है जनरली ट्रेनिंग पर्पज के लिए, जब नए बच्चे होते हैं जिनको स्टूडेंट पायलट कहा जाता है टेक्निकल भाषा में, तो वो पहले अपना लाइसेंस बनवाते हैं स्टूडेंट पायलट का और फिर उसको सीखना शुरू करते हैं। तो उनको ना कुछ घंटे कंप्लीट करना होते हैं, जैसे कुछ 150 आवर्स या फिर कुछ 250 आवर्स इस तरह फ्लाइंग करने होते हैं। तो एक बार में जाते हैं 1 घंटा, कभी 40 मिनट, कभी 1.5 घंटा फ्लाई करी। तो ऐसे ऐसे अपने फ्लाइंग नोट करते हैं, आवर्स को वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फिर एविएशन के रेगुलेटर को भेजते हैं और बताते हैं कि हमने स्टूडेंट पायलट जो लिया था उसके बाद हमने अपना जो सारे एग्जाम पास कर लिए हैं और अपने जो घंटे हैं इस पे पूरे कर लिए, मतलब इसको फ्लाई करने के जो आवर्स हैं उसको कंप्लीट कर लिए। अब आप हमें लाइसेंस दे दिए। तो उसके बाद उसको CPL मिल जाता है या फिर PPL मिल जाता है, प्राइवेट पायलट लाइसेंस मिल जाता है। और उसके बाद वो कुछ और आवर्स करने के बाद वो कमर्शियल पायलट लाइसेंस भी इस तरह ले सकता है। इसी तरह जैसे वो, ये तो सिंगल इंजन का एयरक्राफ्ट है, अगर वो पायलट ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट, इसको ट्विन इंजन बोलते हैं कि 2 इंजन है, इसको उड़ाता है तो उसको कहते हैं एंडोर्स करना। उसके पास जो लाइसेंस है उसी लाइसेंस पे वो दूसरे एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग ले सकता है, चाहे इसकी। उसे कहते हैं नए एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग लो, उसमें अपने घंटे पूरे करो, टेस्ट पास करो और उसको एंडोर्स करा लो। तो यानी कि एक ही पायलट ये प्लेन भी चला सकता है, ये भी चला सकता है, ये भी।
तो जनरली क्या होता है, शुरुआत सब इसी से करते हैं, फिर ट्विन इंजन वाले पे करते हैं, फिर नाइट लैंडिंग वगैरह करते हैं, फिर इस तरह से वो चार्टर प्लेन भी उड़ा सकते हैं, या फिर जो एयरलाइंस वाले प्लेन है जो भी हमने पीछे बड़े प्लेन देखे, एयरबस 320 और एयरबस 321 या बोइंग 737 ATR, वो प्लेन पे एंडोर्स करा के वो भी चला सकते हैं। तो इस तरह वो ये प्लेन चलाते हैं। ये मैंने लगभग 8 से, ये इसका नाम है VTACD इस प्लेन का, जिसका हम टेक्निकल भाषा में क्या कहेंगे, जो एविएशन ABCD जानते हैं, विक्टर टैंगो अल्फा चार्ली डेल्टा। तो विक्टर टैंगो अल्फा चार्ली डेल्टा ये प्लेन मैंने लगभग आज से 10-12 साल पहले देखा था एक छोटे एयरपोर्ट पर। मैं फ्लाई कर रहा था, मतलब ऑफ कोर्स मैं खुद फ्लाई नहीं करता, पायलट नहीं हूँ, तो मैं वहाँ एक दूसरे जहाज से था, तब मैंने वहाँ साइड वाली पार्किंग पे इस प्लेन को देखा था, और लकीली मुझे ये फोटो भी मिल गया। मैं नेट पे जब सर्च कर रहा था इसको बनाने के लिए, तो मुझे याद आया कि इस प्लेन को तो मैंने लगभग 10-12 साल पहले देखा था। तो ये चार्टर की तरह यूज किया जाता है, और वो इलेक्शन पीरियड था, और एक देश के एक बहुत बड़े नेता इसमें फ्लाई कर रहे थे। तो और ये जैसे आप देख पा रहे होंगे, गल्फ स्ट्रीम भी एक अमेरिकन एरोस्पेस में कंपनी है जो प्लेन बनाती है, वो भी एक बड़ी कंपनी है, और ये शानदार बिजनेस जेट बनाती है, जो बिजनेस के लिए, जैसे अगर देखो तो अगर जो इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी अंबानी या पूनावाला या कोई और बड़े बिजनेसमैन, तो वो कैसे फ्लाई करते हैं, वो शेड्यूल फ्लाइट की तरह से तो जाता नहीं हम लोगों की तरह कि वो उसमें बिजनेस क्लास लेते हैं, हर बार जाते हैं, क्योंकि उनको टाइमिंग सूट करने के लिए और अपना समय बचाने के लिए वो खुद से प्लेन रखते हैं अपने पास, और एयरपोर्ट में उसकी पार्किंग रखते हैं, उसका पेमेंट करते हैं, प्लस वो अपने प्लेन से कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये बिजनेस जेट हैं, बहुत अच्छे हैं, देखो अंदर से कितना अच्छा इनके इंटीरियर्स होते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से ये भी एक, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा प्लेन है, बट ये भी एक बिजनेस जेट ही है। तो गल्फ स्ट्रीम के भी बहुत अच्छे आते हैं। तो इस तरह देखा, हमने बात करी एयरबस की 320 सीरीज के बारे में, बोइंग की 737 सीरीज के बारे में, जो नैरो बॉडी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट थे। उसके बाद करी हमने प्रोपेलर वाले ATR और -8 के बारे में बात, जो प्रोपेलर वाले ATR और -8 के बारे में बात करी, जिसको आपने समझ में आया होगा कि वो रीजनल कनेक्टिविटी को कैसे अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो चाहे वो स्पाइस जेट का हो, अलाइड एयर का हो, अलायंस एयर का हो, या फिर इंडिगो का हो, वो रीजनल कनेक्टिविटी को कैसे एक अच्छे से सर्विस दे रहे हैं, इस तरह। उसके बाद हमने एम्ब्रेयर की बात करी। एम्ब्रेयर आपको पता ही है, ये भी बिजनेस जेट ही बनाता है। जैसे हमने बात की थी गल्फ स्ट्रीम, वो बिजनेस जेट बनाता है। ये ब्राजीलियन कंपनी है, और ये भी अच्छे से इस फील्ड में आगे बढ़ रही है, और कई सारी एयरलाइंस जैसे इंडिया की स्टार एयरलाइंस इस प्लेन को लेकर शेड्यूल फ्लाइट भी ऑपरेट कर रही है। इसके बाद हमने हिंदुस्तान के एयरक्राफ्ट के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने कुछ बड़े प्लेन्स के बारे में बात की थी, जो एट प्रेजेंट सबसे बड़े प्लेन्स है। वैसे तो बोइंग अपने 797 सीरीज पे भी काम कर रहा है, जो उसका सबसे बड़ा प्लेन होगा, जिसको वो कहते हैं कि 1000 पैसेंजर एक ही बार में लेके जाएंगे, बोइंग 797। बट इतने बड़े एयरपोर्ट्स भी तो होने चाहिए इंडिया में, इतना बड़ा रनवे, इतना बड़ा मतलब बिजनेस जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 1,000 लोग एक साथ जा रहे हैं, वरना भीड़ हो जाएगी, रनवे पे जहाज लैंड करेगा कैसे करेगा। तो वो सब भी फैक्टर्स हैं, तो वो देखना होगा इन फ्यूचर ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया चार्टर्स के ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के बारे में। तो कैसा लगा ये वीडियो, बने रहिए एयर वर्ल्ड के साथ। अपने कमेंट सेक्शन हमने को ओपन रखा है, आप जरूर अपने बारे में बताइए, अपने व्यूज के बारे में बताइए, और हम क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, या एविएशन के बारे में आप लोग क्या जानना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से और अन्य वीडियो के माध्यम से, वो बताइए। हम आपकी जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी शंकाएं हैं, उनका निवारण करेंगे, प्लस आपकी जो भी इस फील्ड की नॉलेज को बढ़ाने में जो मदद कर सकते हैं हम जरूर करेंगे। बने रहिए एयर वर्ल्ड के साथ। थैंक यू, बाय बाय।